जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे पार्सन्स के प्रकारवादी सिद्धांत के बारे में। आज का टॉपिक एमए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी होगा। आज के इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी ज़रूरी जानकारी आपको मिले उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि पार्सन्स का प्रकारवाद के बारे में क्या विचार है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पार्सन्स का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है उसे समाजशास्त्र को एक महत्वपूर्ण देन माना जाता है। पार्सन्स का जो प्रकारवादी सिद्धांत है वो इसको उन्होंने अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक है द सोशल सिस्टम, ये किताब जो 1952 में प्रकाशित हुई थी, इस किताब में उन्होंने अपने प्रकारवादी दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से चर्चा की है। प्रकारवाद के बारे में अपने विचार को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि सामाजिक व्यवस्था के बारे में, सामाजिक व्यवस्था की वास्तविकता को ठीक से तभी समझा जा सकता है जब हम उस व्यवस्था से संबंधित सभी इकाइयों के प्रकारों को समझ लें। यानी जो पार्सन्स का जो प्रकारवादी दृष्टिकोण है उसका जो आधार है उसे स्पष्ट करते हुए पार्सन्स ने बताया, जैसा कि आपको पता है कि पार्सन्स का जो प्रकारवादी दृष्टिकोण है उसके दो आधार हैं। पहला आधार ये है कि उन्होंने ये कहा कि सामाजिक व्यवस्था की जो वास्तविकता है उसे वास्तव में तभी समझा जा सकता है जब हम उस व्यवस्था का निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं उन इकाइयों के जो भिन्न भिन्न कार्य हैं उनको ठीक से समझ लेते हैं, तभी हम सामाजिक व्यवस्था की वास्तविकता को समझ सकते हैं। अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए इन्होंने पार्सन्स ने ये कहा कि सामाजिक व्यवस्था की जो क्रियाशीलता होती है वास्तव में इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी जो निर्माणक इकाइयां हैं, निर्माणक इकाइयां का मतलब ये हुआ कि जिन इकाइयों से उस व्यवस्था का निर्माण हुआ है वो निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं वो प्रभावोत्पादक मात्रा में अपने अपने सामाजिक कार्यों या भूमिकाओं को आवश्यक रूप में पूरा करती रहें। यानी जो सामाजिक व्यवस्था है वो तभी जीवित रह सकती है, उसकी क्रियाशीलता तभी बनी रह सकती है जब तक कि उसका निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं अपनी अपनी जो पूर्व निर्धारित भूमिकाएं हैं, अपने अपने लिए जो पूर्व निर्धारित कार्य हैं उन भूमिकाओं को, उन कार्यों को करते रहेंगे, तभी सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता बनी रहेगी। यानी पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की जो जीवंतता है, उसकी जो सक्रियता है, उसकी जो क्रियाशीलता है, उसका जो अस्तित्व है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसका निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयां अपने अपने पूर्व निर्धारित भूमिकाओं को किस तरह से करती हैं। अगर उसका निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं वो अपने अपने पूर्व निर्धारित भूमिकाओं को ठीक प्रकार से करती हैं तो व्यवस्था बनी रहती है, और अगर वो इकाइयां अपने अपने पूर्व निर्धारित भूमिकाओं का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं करती हैं या उनके अपनी पूर्व निर्धारित भूमिकाओं के निर्वहन में किसी प्रकार की कोई बाधा आती है तो इसका असर सामाजिक व्यवस्था के संतुलन पर भी पड़ता है और सामाजिक व्यवस्था का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, उसकी क्रियाशीलता जो है वो बाधित होती है। इस तरह से यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना या व्यवस्था से जो संबंधित इकाइयाँ हैं वो कम से कम न्यूनतम जैविकीय या सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहती हैं। यानी सामाजिक व्यवस्था या संरचना से जो संबंधित इकाइयां हैं उनके लिए, यानी सामाजिक संरचना के लिए, सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए ये जरूरी है कि उस व्यवस्था या संरचना का निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं वो कम से कम या जो है न्यूनतम जैविकीय या सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहें, जिसके कारण ही व्यवस्था बनी रहती है। यानी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं वो अपनी
न्यूनतम जो भूमिकाएं हैं, जो पूर्व निर्धारित जो उनके प्रकार्य हैं, उन भूमिकाओं को, उन कार्यों को ठीक प्रकार से करती रहती हैं और इसी कारण से सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। तो पार्सन्स के अनुसार जो सामाजिक संरचना या सामाजिक व्यवस्था का जो अस्तित्व है वो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं उन्हीं इकाइयों की पूर्व निर्धारित भूमिकाओं पर आधारित होता है। उन्होंने अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए ये कहा कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनेक सामाजिक नियम होते हैं। यानी जो भी सामाजिक व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चलाए रखने के लिए अनेक प्रकार के स्पष्ट और अस्पष्ट नियमों का निर्माण किया जाता है और इन्हीं नियमों में से सभी नियमों के कुछ न कुछ प्रकार होते हैं। यानी जो नियम बनाए जाते हैं उनकी कुछ उपयोगिता होती है, उनकी कोई सार्थकता होती है, या व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनका कुछ न कुछ योगदान होता है। तो इसी को हम पार्सन्स का प्रकार्यवाद कहते हैं। यानी पार्सन्स के अनुसार जो सामाजिक व्यवस्था जो से संबंधित जो अधिकांश इकाइयां हैं वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसको क्रियाशील रखने के लिए, उसके अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ प्रकार्य, कुछ न कुछ योगदान भूमिकाएं करती रहती हैं। इसी को हम प्रकार्य कहते हैं। मोटे तौर पर हम लोग पार्सन्स के प्रकार्यवाद को 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी जो पार्सन्स का जो प्रकार्यवाद है वो मुख्य रूप से 3 बातों पर आधारित है, 3 तथ्यों पर आधारित है। पहला इसका पक्ष है प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं, दूसरा है प्रकार्यवाद एवं सामाजिक परिवर्तन, और तीसरा है वैकल्पिक कार्यप्रणाली। तो आइए हम लोग इसमें तीनों का अलग अलग अध्ययन करके ये जानने का प्रयास करते हैं कि पार्सन्स का जो प्रकार्यवाद है वो क्या है। जैसे पार्सन्स के जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पार्सन्स का जो प्रकार्यवाद है मुख्य रूप से 3 पक्षों पर आधारित है, जिसमें से पहला पक्ष है प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं। प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं का मतलब अगर आप इसको अलग अलग समझें तो प्रकार्य का मतलब होता है किसी भी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी इकाई का दिया जाने वाला योगदान, या दूसरे शब्द में आप इसको कह सकते हैं कि किसी इकाई के द्वारा ऐसा कार्य जिससे व्यवस्था बनी रहती है तो उसके इस कार्य को हम लोग प्रकार्य कहते हैं। अब यहाँ पे इसके साथ एक शब्द जोड़ा गया है पूर्व आवश्यकताएं। पूर्व आवश्यकताएं का मतलब ये है कि ये जो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं वो अपना अपना योगदान करेंगी, अपने अपने कार्यों को, पूर्व निर्धारित भूमिकाओं को करेंगी। ये तभी कर पाएंगी जब उनकी कुछ पूर्व आवश्यकताएं होती हैं और इन पूर्व आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी तभी वो अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करने में सक्षम होंगी, समर्थ होंगी। अन्यथा की स्थिति में वो अपनी पूर्व निर्धारित भूमिकाओं को करने में सक्षम नहीं होंगी। क्योंकि यहाँ पर ये स्पष्ट है कि समाज एक व्यवस्था है और ये जो व्यवस्था है वो कोई अखंड व्यवस्था नहीं है। यानी इस व्यवस्था का निर्माण अनेक छोटी बड़ी इकाइयों से मिलकर के हुआ होता है। तो ये जो छोटी बड़ी जो निर्माणक इकाइयां हैं सामाजिक व्यवस्था की, इन निर्माणक इकाइयों की कुछ प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं होती हैं। यानी कुछ बेसिक रिकमेंडेशंस होते हैं, इनकी कुछ कार्य करने की कुछ शर्तें होती हैं और उन्हीं शर्तों के अनुरूप, उन्हीं अपेक्षाओं के अनुरूप ही वो अपने कार्यों का योगदान करती हैं। पार्सन्स ने प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की 5 मुख्य प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं का उल्लेख किया है।
उन्होंने कहा कि इन सभी पूर्व आवश्यकताओं की पूर्ति या समाधान करने से ही सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व बना रहता है। यानी जब तक इन 5 मुख्य प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो जाती हैं, तब तक सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व संभव नहीं होता है। तो हम लोग ये पार्सन्स के इस उल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक व्यवस्था के किसी अंग का प्रकार्य समाज की पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला योगदान है। पार्सन्स ने जो प्रकार्य की परिभाषा दी है, उन्होंने प्रकार्य को परिभाषित करते हुए बताया कि सामाजिक व्यवस्था के किसी अंग का प्रकार्य सामाजिक व्यवस्था की पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला योगदान है। यानी उनके हिसाब से जो प्रकार्य है वो ये है कि समाज की पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो हम योगदान देती है जो इकाई, उसी को हम प्रकार्य कहते हैं। यहाँ पे पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था की 5 पूर्व आवश्यकताओं का उल्लेख किया है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसमें पहले नंबर पर उन्होंने रखा है अनुकूलन, दूसरे पर रखा है लक्ष्य प्राप्ति, तीसरी जो आवश्यकता है वो है एकीकरण, चौथा है प्रतिमान अनुरक्षण, पांचवा है तनावों का निराकरण। इन 5 आवश्यकताओं की पूर्व आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी, तभी सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व बना रहेगा। जैसे पहला जो पूर्व आवश्यकता है वो है अनुकूलन। जैसा कि हम जानते हैं, अनुकूलन सामाजिक व्यवस्था की पहली पूर्व आवश्यकता होती है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व तभी संभव हो पाता है जब तक यह लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं और उनके चारों ओर के पर्यावरण से अनुकूलन करने में सहयोग करती रहती है। यानी जब तक हम परिस्थिति के हिसाब से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलन नहीं कर पाएंगे, तब तक उस व्यवस्था का, उस नियम का अस्तित्व संभव नहीं है। जैसे उदाहरण हम आपको दें तो उदाहरण स्वरूप जो अर्थव्यवस्था है, आज की जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था का एक नियम है कि न्यूनतम संसाधनों के द्वारा अधिकतम उत्पादन किया जाए। यानी न्यूनतम संसाधनों के द्वारा अधिकतम उत्पादन किया जाना आज की अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य की, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही जो दशाएं हैं उनसे अनुकूलन स्थापित करने का हम प्रयास करते हैं। उसी का परिणाम होता है कि समाज में श्रम विभाजन होता है और फैक्ट्री प्रणाली अस्तित्व में आती है, जिससे जो अर्थव्यवस्था है उसमें तेज़ी से विकास होता है। तो कहने का आशय ये है कि जब तक जो हमारा जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के अनुरूप हम अनुकूलन नहीं कर पाएंगे, तब तक व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो अनुकूलन जो है वो किसी भी सामाजिक व्यवस्था के लिए पहली पूर्व आवश्यकता है। दूसरा है लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य प्राप्ति से जो पार्सन्स का आशय है वो ये है, उन्होंने कहा कि एक सामाजिक व्यवस्था के एक या अनेक लक्ष्य होते हैं। यानी कोई भी सामाजिक व्यवस्था होती है तो उस व्यवस्था के कुछ न कुछ लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, जिसकी पूर्ति वो पारस्परिक सहयोग के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब प्रत्येक व्यवस्था के लिए यह आवश्यक होता है कि वो सदस्यों के लिए कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों या पूर्व निर्धारित पदों की पदों को सुनिश्चित करे, जिससे जो समाज का निर्माण करने वाले जो विभिन्न व्यक्ति हैं, विभिन्न इकाइयां हैं, अपने पदों पर रहते हुए समाज के उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते रहें। तो यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है। यहाँ पर देखिए अनुकूलन भी आएगा, लक्ष्य प्राप्ति भी आएगा। अब जैसे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण जो है वो अनेक व्यक्तियों, इकाइयों से हुआ है और जो व्यक्ति हैं उनके भी लक्ष्य अलग अलग हैं और व्यवस्था का उद्देश्य भी अलग है। तो व्यक्ति के उद्देश्य और समाज के उद्देश्य में जब तक अनुकूलन नहीं होगा, सामंजस्य नहीं होगा, तब तक
सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व होना संभव नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है उनका है वो है एकीकरण। एकीकरण जरूरी है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। एकीकरण जो है वो एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि एकीकरण के माध्यम से ही हम संघर्षों को दूर करते हैं और पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करते हैं। तो एकीकरण एक ऐसी दशा है जो समाज में जो सामाजिक इकाई, समाज के निर्माण की जो विभिन्न इकाइयां हैं, उन विभिन्न निर्माणक इकाइयों के बीच में संघर्षों को दूर करता है, समाप्त करता है और उनके बीच में पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करता है। तो एकीकरण को इसीलिए पार्सन्स ने प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं में तीसरे नंबर पर रखा है। उनका ये मानना है कि एकीकरण के अभाव में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित जो विभिन्न निर्माणिक इकाइयां हैं वो अपनी पूर्व निर्धारित भूमिकाओं का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं कर सकती हैं। सामाजिक व्यवस्था की प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं के क्रम में चौथे नंबर पर पार्सन्स ने प्रतिमान अनुरक्षण को रखा है। प्रतिमान अनुरक्षण का मतलब ये होता है कि पार्सन्स का ये कहना है कि सामाजिक व्यवस्था के लिए ये आवश्यक है कि उसके कुछ जो मूल्य हैं, जो मानदंड हैं, जो व्यवहार प्रतिमान हैं, इन मूल्यों को, मानदंडों को, व्यवहार प्रतिमानों को इस तरह बनाए रखा जाए जिससे कि वो प्रभावपूर्ण बने रहें। यानी जो समाज के जो मूल्य हैं, जो मानदंड हैं, आदर्श हैं, जो व्यवहार प्रतिमान हैं, उनको इस तरह से बनाया जाए जिससे कि वो प्रभावी बने रहें, वो प्रभावपूर्ण की स्थिति में बने रहें। तो प्रभावपूर्ण बने रहने के लिए ज़रूरी है कि जो सामाजिक संस्थाओं का मुख्य कार्य भी यही है कि सामाजिक संस्थाएं वो सामाजिक मूल्यों को इस तरह से बनाए रखें जिससे कि व्यक्तियों में उनके प्रति अनुकूलन का विचार बना रहे। जब तक मूल्यों के प्रति, मानदंडों के प्रति, व्यवहार प्रतिमानों के प्रति लोगों में अनुकूलन का विचार उत्पन्न नहीं होगा, तब तक वो मूल्य, मानदंड, व्यवहार प्रतिमान निरर्थक होंगे या कह लीजिए कि वो उनका कोई महत्व नहीं होगा। अंतिम पूर्व आवश्यकता जिसका उल्लेख किया पार्सन्स ने, तनावों का निराकरण। पार्सन्स का कथन है कि सामाजिक व्यवस्था की विभिन्न इकाइयों में कभी कभी तनाव भी पैदा हो जाता है, अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो जाता है। स्वाभाविक रूप से है, ये बात सही है कि व्यवस्था जो है वो आपसी सहयोग के ऊपर आधारित होती है, लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियों में इस व्यवस्था में कुछ न कुछ तनाव भी पैदा हो जाते हैं या कह लीजिए कि कुछ अव्यवस्थाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो तनावों का निराकरण जो है वो आवश्यक होता है ऐसी कंडीशन में जब व्यवस्था का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों में आपसी सहयोग को लेकर के या उनकी व्यवस्था में कार्य करने को लेकर के कुछ न कुछ तनाव हो जाए, कुछ दिक्कतें उत्पन्न होने लगें, असुविधा उत्पन्न होना शुरू हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रयत्न किया जाना आवश्यक होता है कि जिससे कि इन इकाइयों को प्रभावपूर्ण ढंग से अपने अपने काम को करने के योग्य बनाया जा सके। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए इन 5 पूर्व प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं की आवश्यकता अनिवार्य है। अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और प्रतिमान अनुरक्षण के साथ साथ तनावों का निराकरण भी किया जाना जरूरी होता है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था को इन्हीं प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। जब तक हम इनको ठीक से नहीं समझ सकते तब तक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों के प्रकारों को हम ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उनके दूसरे पक्ष की, जिसको उन्होंने प्रकार्यवाद एवं सामाजिक परिवर्तन के रूप में स्पष्ट किया है। पार्सन्स के प्रकार्यवाद की अक्सर इस आधार पर आलोचना की जाती है कि उनके इस सिद्धांत के द्वारा हम सामाजिक परिवर्तन की विवेचना नहीं कर सकते।
यानी यदि हम सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों में एक संतुलन बना रहना मान लें, तो फिर सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संरचना में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है, इसको हम ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते। वास्तविकता ये है कि व्यवहार में सामाजिक व्यवस्था में संतुलन या पूर्ण संतुलन नहीं पाया जाता है। हाँ, ये सही है कि सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए उस व्यवस्था में संतुलन होना जरूरी है, लेकिन ये संतुलन पूरी तरह से नहीं होता है। सिद्धांत में तो संतुलन जरूरी होता है, लेकिन व्यवहार में उसमें पूर्ण संतुलन नहीं पाया जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित संतुलन जो होता है वो एक तरह से बदला हुआ संतुलन होता है, यानी सामाजिक व्यवस्था में जो पूर्ण संतुलन है वो पूर्ण संतुलन नहीं होता, बल्कि एक बदला हुआ संतुलन होता है, जिसके आधार पर हम सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। उन्होंने पार्सन्स ने ये कहा था कि जो प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं होती हैं वो आपस में संबंधित होती हैं और इनमें से किसी एक में बदलाव होने पर सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होता है। यानी जो प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं की चर्चा जो अभी पहले की गई है, तो उनमें से किसी एक आवश्यकता में अगर कोई परिवर्तन होता है, कोई बदलाव होता है, तो स्वाभाविक रूप से पूरे व्यवस्था में परिवर्तन या बदलाव उत्पन्न होता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि पार्सन्स ने बताया है कि ये जो सामाजिक परिवर्तन है ये उद्विकासीय प्रक्रिया के रूप में होता है। प्रत्येक परिवर्तन सरलता से जटिलता की दिशा में होता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे कुछ समय पहले तक जो समाज शिकार करने और खाने योग्य पदार्थों के संकलन के द्वारा एक सरल जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनकी अनुकूलन संबंधी दशाओं में परिवर्तन होने के कारण धीरे धीरे वे जटिल और बड़े समाजों के रूप में परिवर्तित होते गए। तो कोई समाज जब सरल से जटिल बन जाता है, तब अपने पर्यावरण पर उसका प्रभाव भी बढ़ जाता है और इससे लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके बदल जाते हैं और स्वाभाविक रूप से सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन उत्पन्न होने लगता है। चूँकि सामाजिक व्यवस्था के जो अंग के रूप में जो उसकी जो विभिन्न संस्थाएं हैं, उनकी भूमिकाएं एक दूसरे से अलग अलग होने लगती हैं और सामाजिक जो संरचना है वो धीरे धीरे सरल अवस्था से जटिल अवस्था के रूप में परिवर्तित होने लगती है। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे पक्ष की, जिसके बारे में उन्होंने पार्सन्स ने बताया कि वैकल्पिक प्रणालियाँ। पार्सन्स का कहना है कि प्रत्येक जो सामाजिक व्यवस्था होती है, अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अपनी व्यवस्था में संतुलन को स्थापित करने के लिए कुछ न कुछ वैकल्पिक प्रणालियों की भी व्यवस्था करके रखती है। उनका मानना है कि प्रकार्यात्मक विकल्पों के रूप में वैकल्पिक प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रकार्यात्मक विकल्पों के रूप में वैकल्पिक प्रणालियों का उपयोग करने का मतलब ये हुआ कि सामाजिक व्यवस्था के लिए कोई एक विशेष प्रणाली ही अनिवार्य नहीं होती। समाज में जिन लक्ष्यों और मूल्यों को महत्वपूर्ण समझा जाता है, उन्हें एक प्रणाली की जगह दूसरी प्रणाली के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। यानी सामाजिक व्यवस्था के लिए जो मूल्य, जो आदर्श, जो लक्ष्य आवश्यक होते हैं, अनिवार्य होते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था कुछ प्रकार्यात्मक विकल्पों का भी को संरक्षित रखती है। यानी जैसे मान लीजिए कि किसी इकाई के द्वारा जो भूमिकाएं, जो कार्य किए जाने हैं, किसी कारणवश वो अपनी भूमिकाओं को, अपने कार्यों को ठीक प्रकार से करने में समर्थ नहीं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था के संतुलन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक जो सामाजिक व्यवस्था है कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था बना के रखती है, जिससे कि समाज में संतुलन बना रहे। यानी अगर एक इकाई अपने कार्यों को करने में सक्षम न हो, तो उसकी जगह पर किसी दूसरी इकाई के द्वारा उसके जो कार्य हैं, उसकी जो भूमिकाओं को
कराया जा सके, जिससे कि सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बना रहे। यानी वैकल्पिक प्रणालियां जो हैं वो सामाजिक संरचना की पूर्व जो आवश्यकताएं हैं उनको समुचित ढंग से पूरा करने का प्रयास करती हैं। तो हमारा ये कहने का आशय ये है कि जो वैकल्पिक प्रणालियां हैं वो एक तरह से ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये हुआ कि जब किसी इकाई के द्वारा अपने कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था उस कार्य को किसी दूसरी इकाई के द्वारा पूरा कराती। उदाहरण के लिए जैसे जो बहुपत्नी विवाह की व्यवस्था है, जिसमें ये स्वाभाविक है कि इसमें पत्नियों के बीच में संघर्ष या ईर्ष्या और विरोध होगा। जैसे कुछ समय पहले तक भारत में बहुपत्नी विवाह की प्रथा थी, तो बहुपत्नी विवाह की प्रथा के कारण ये स्वाभाविक है कि पत्नियों के बीच में ईर्ष्या होगी, उनके बीच में अंतर्विरोध होगा और जिसके कारण से समाज विकटित होगा। अब चूंकि परिवार जो है परिवार विकटित होगा। अब चूंकि परिवार जो है वो सामाजिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण और प्राथमिक इकाई है। अगर परिवार विकटित हो जाएगा तो इसका असर पूरी संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था पर पड़ेगा। तो ऐसी दशा में सामाजिक व्यवस्था एक वैकल्पिक प्रणाली को लागू करती है, जिसके तहत परिवार को संगठित बनाए रखने के लिए जो बहुपत्नी जो विवाह व्यवस्था थी उसको परिवर्तित करके उसकी जगह पर एक पत्नी या एकल विवाह जो परंपरा है उसको लागू किया जाता है, जिसके कारण से जो परिवार का जो अस्तित्व है वो बना रहता है। तो इस तरह से पार्सन्स का जो संपूर्ण जो प्रकार्यवादी दृष्टिकोण है वो 3 पक्षों पर आधारित है। पहला है प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं, दूसरे पक्ष में उन्होंने प्रकार्यवाद और सामाजिक परिवर्तन का उल्लेख किया है और तीसरे पक्ष में उन्होंने प्रकार्यवाद की कुछ वैकल्पिक प्रणालियों का उल्लेख किया है, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि प्रकार्यात्मक विकल्पों के रूप में सामाजिक व्यवस्था कुछ वैकल्पिक प्रणालियों का उपयोग करती है। प्रकार्यवाद के संबंध में पार्सन्स के दृष्टिकोण में एक चीज़ और यहाँ पर स्पष्ट करना जरूरी है। उनका ये मानना है कि कोई आंशिक संरचना केवल प्रकार्य ही नहीं करती है बल्कि वो अकार्य भी कर सकती है। कोई भी 2 सामाजिक प्रणालियाँ ऐसी नहीं होती हैं जिनके प्रकार्य और अकार्य एक दूसरे के समान हो। यही कारण है कि अनेक प्रणालियों में ऐसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है जो प्रकार्यात्मक आधार पर अधिक उपयोगी होते हैं। अंत में पार्सन्स के विचार हैं कि प्रकार्य का तात्पर्य सदैव अच्छे और अकार्य का तात्पर्य सदैव बुरे से नहीं होता है। प्रकार्य का मतलब ये होता है कि सामाजिक व्यवस्था में किसी इकाई के द्वारा किए जाने वाले योगदान से होता है। तो इस तरह से आज के इस चर्चा से आप आशा है कि आप प्रकार्यवाद के बारे में जो पार्सन्स का जो दृष्टिकोण है उसको ठीक प्रकार से समझ पाए होंगे। अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जो बेल वाला आइकन है, घंटी वाला बटन है, उसको ज़रूर दबाएं, जिससे जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें।